रोज जुमा 1:30 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी उर्दू पर। जनूबी हिंदुस्तान के सूबा तमिलनाडु में तंजौर के मुकाम पर हिंदुस्तानी क्लासिकी मुसव्विरी की एक अजीम रिवायत मिलती है। इसे फन की जबान में तंजौर पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसका आगाज 9वीं सदी में हुआ था, जब चोला राजाओं की हुकूमत थी। इन राजाओं ने मुसव्वरी जैसे अजीम फन को भी एक बुलंद मुकाम अता करने में अपना नुमाया रोल अदा किया। लोक कला के बहुत सारे रूप हैं। इसमें सामग्री का, पदार्थों का, विधियों का, शैलियों का, रंगों का इस कदर इस्तेमाल है, इतना विविध इस्तेमाल है कि किसी एक शैली को केंद्रीय या प्रधान नहीं माना जा सकता। और इस एक तो ये धरती की यानी ज़मीन की कलाएं हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन जो शहराती कलाएं हैं उनको भी प्रभावित करती रही हैं। हालांकि उनमें एक खुलापन, एक तरह का उल्लास या अवसाद, एक तरह की स्वतंत्रता और कुछ भी कर सकने की एक अद्भुत क्षमता रही है। भारत में 1 करोड़ से अधिक हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं, जिनमें से अधिकांश को लोक कलाकार भी कहा जा सकता है। ये मुसव्वरी अपने बेपनाह कशिश, रंगों की खूबसूरत आमेजिश और बारीक जज्बात के लिए जानी जाती है। इनमें जिन मौज़ूआत को जगह दी गई है उसका ताल्लुक हिंदू देवी देवताओं से है। जिन मनाजिर ने इनकी मुसव्वरी में मरकजी हैसियत हासिल की है वो हिंदू मजहबी किताबें हैं। देवी देवताओं की ये तस्वीरें और मजहबी किताबों से लिए गए इन अहम किस्सों को मुसव्विरों ने बड़ी खुश असलूबी के साथ अपने फन में जगह दी। जदीद दौर में इन अजीम फनकारों की बनाई गई तस्वीरों को लोग बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ देखते हैं। देखने वाले जो आते हैं इनको इस पेंटिंग की खासियत, इस पेंटिंग के अंदर जो भी सारांश होता है वो उन्हें सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है और उसे अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं और मेरी माँ, हमारा कोशिश ये रहता है कि हम अपने पेंटिंग्स लोगों को दिखाएं और उसके साथ साथ उन्हें ये भी बताएं कि ये पेंटिंग्स कैसे बनाया जाता है। हर एक पेंटिंग के पीछे जो कथा है, कहानी है, किसके बेसिस, किसके आधार पे ये पेंटिंग बनाया है, वो उन्हें समझाएं। खासकर अहम समाजी तकरीबात और शादी ब्याह की रस्मों के वक्त इन तस्वीरों का इस्तेमाल कार्डों और सोविनर पर करते हैं। जो डिज़ाइंस इस कला में अच्छी तरह पेश आ सकती हैं वैसे डिज़ाइंस को हम इस्तेमाल करके थोड़े नए रूप, तो ट्रेडिशनल और नया दोनों बैलेंस करके हम ऑडियंस को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं।
तंजोर पेंटिंग की तख्लीक कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक मुसव्विर को कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले किसी कागज या कपड़े पर बेस तैयार किया जाता है और इस पर इब्तदाई स्केच बनाया जाता है। ये बेस लकड़ी के तख्तों पर कपड़े चिपकाकर तैयार किया जाता है। फिर इस पर चॉक पाउडर या जिंक ऑक्साइड को पानी में घुलने वाली गोंद के साथ मिलाकर इस बेस पर इस्तेमाल किया जाता है। इस बेस को मुलायम और चिकना बनाने के लिए कई बार किसी चीज से इस पर रगड़ा भी जाता है ताकि इसकी सतह बिल्कुल साफ हो जाए। फिर इसका अगला मरहला इस पर ड्राइंग बनाने का होता है। इस तस्वीर को सजाने के लिए जेवरात और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मजीद खूबसूरती पैदा करने के लिए झालर भी लगा दिए जाते हैं। पेंटिंग के सबसे ऊपरी सिरे पर सोने की बारीक परत चढ़ा दी जाती है और आखिर में पेंटिंग में इस्तेमाल किए गए रंगों को निखारने के लिए डाई का इस्तेमाल किया जाता है। I love this painting because of its intricacy and the beauty. This art is fading out from the art scene because of the influence of other type of arts. Basically, this art form came from Vijayanagara Empire. When with the fall of Vijayanagara Empire, the artisans from Vijayanagara Empire, they came down to south to Mysore region, which is now the present Karnataka. There the Wadiyar kings, they patronized the artisans, and this art could keep itself alive. बिहार के मिथिलांचल खित्ते में मुसव्वरी की जिस अजीम रिवायत का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, उसे दुनिया मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानती है। इसका आगाज बेहद कदीम जमाने में हो गया था। ऐसा अकीदा है कि भगवान राम के जमाने में पहली बार इस तरह की पेंटिंग की गई थी। इसके पीछे जुड़ा हुआ किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। मधुबनी पेंटिंग्स की ये क्रिया हजारों साल से चली आ रही थी। लोग में इसका कोई निश्चित स्थान नहीं मिलता। ऐतिहासिक बात की पुनरावृत्ति होती रही है, लेकिन कहीं भी यह पता नहीं चलता कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। जैसा कि बताया, रामायण में इस बात का एक बार उल्लेख आया है, बने न बरनत नगर निकाय। या एक और भी उल्लेख आया है कि पार्वती को लगा कि ये राम और सीता इतने खूबसूरत दुल्हा और दुल्हन हैं, तो इनको मैं जाके देखूं। तो देखूं तो कैसे देखूं? तो उन्होंने एक महिला का रूप धारण कर लिया और जाके जो महिलाएं कोहबर घर बना रही थी, चित्रित कर रही थी, उसके पास वो चली गई और वह भी चित्रित करने लगी। तो इससे इतना तो साबित हो जाता है कि वाल्मीकि को भी इस बात की जानकारी थी कि मिथिला में कोहबर घर अथवा मधुबनी अथवा मिथिला चित्रकला की परंपरा व्याप्त थी। माहिरीन का ख्याल है कि जब राजा जनक ने अपनी साहबजादी सीता की शादी विष्णु के अवतार राम के साथ तय की थी, तो शादी के मुताल्लिक साजो सजावट को अंजाम देने के लिए अपने दरबार में बहुत से मुसव्विरों को आने की दावत दी थी और उन्होंने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तरह तरह की तस्वीरें बनाई, जिसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि मिथिला राजा जनक का प्रदेश रहा है और राजा जनक की पुत्री जानकी का विवाह राम से हुआ था। तुलसीदास अपने रामायण में लिखते हैं, जब अयोध्या से राजा दशरथ वहाँ गए और वहाँ के नगर को वहाँ की महिलाओं ने मधुबनी पेंटिंग से सजाया, तो वहाँ के लोग, अवध के लोग उसको देख के दंग रह गए। तुलसीदास ने कुछ ऐसा लिखा है, बनय न बरनत नगर निकाई, कि इस नगर की जो सुंदरता है, इसका जितना भी बखान करो, जितना भी बयान करो,
इसकी प्रशंसा जितना भी करूं कम है। मधुबनी पेंटिंग का ताल्लुक बिहार के उन गांवों से भी बहुत गहरा है जो इस मशहूर जिले के आसपास बसे हुए हैं। वैसे पूरा मिथिलांचल खित्ता ही इस एतबार से बेहद जरखेज और तख्लीकियत के मादे से भरा हुआ है। तभी तो इस मिट्टी से मुसव्वरी की इतनी अजीम रिवायत की दागबेल पड़ी। मधुबनी पेंटिंग को कई तरीकों से बनाया जाता है, जैसे कपड़े और कागज पर भी, लेकिन कागज वो जो हाथ से तैयार किए गए हों। बड़े कैनवस पर भी ये तस्वीरें बनाई जाती हैं। मौजू के एतबार से भी इसमें काफी तनव्वुर पाया जाता है। वैसे तो देवी देवताओं जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को इसमें खास जगह दी जाती है, लेकिन इसके अलावा सूरज, चांद को भी जगह मिली, जिसकी हिंदू मजहब में बड़ी अहमियत है। इन तस्वीरों में रूप उभारे जाते हैं। शादी ब्याह और दीगर अहम तकरीबात में भी मधुबनी पेंटिंग तैयार करने का रिवाज है। ये जो आर्ट है इसको एक्चुअली पहले सिर्फ औरतें ही बनाया करती थी और दो तरह का खास होता था, एक ब्राह्मण और एक कायस्थ, और ये ज़्यादातर घर की दीवारों के अंदर बनाया जाता था। इसमें उनके रीति रिवाज, उनकी पूजा, उनकी देवी पूजन कब हो रही है, बेटे के लिए या जब बेटा पैदा होता है तब क्या पूजा है, कोहर घर जहाँ जो इनका ब्राइडल चेम्बर होता था, पूरा हर घर में कोहर घर होता था जहाँ की शादी हो के दूल्हा और दुल्हन जिस कमरे में सोते थे उसमें बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और ये बड़ी स्टाइलाइज्ड काइंड ऑफ पेंटिंग्स होती थी, पिगमेंट्स में होती थी, और ये दीवार, ये जो घर के अंदर की दीवार है उनमें बनाई जाती थी, कैनवस में नहीं बनाई जाती। मधुबनी पेंटिंग को हम कई अक़साम में मुनक़सिम करके आसानी से समझ सकते हैं, जैसे रवायती अंदाज की पेंटिंग, टैटू, जदीद तर्ज की पेंटिंग और जानवर और चिड़ियों की पेंटिंग। इसे तैयार करने के लिए मुसव्विरों को कमाल दर्जे की हुनरमंदी का मुजाहिरा करना पड़ता है। तकनीकी एतबार से इसकी बारीकियों को समझना इसके लिए निहायत नागुज़ेर होता है। लेकिन इस मुसव्वरी के साथ एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये भी है कि इसे बनाने के लिए किसी ऐसे साजो सामान की ज़रूरत पेश नहीं आती जो वहाँ आसानी से मौजूद न हो, बल्कि बांस से तैयार किए गए कागज़ और जड़ी बूटियों से तैयार किए गए रंगों से इसे बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। जिन कपड़ों पर मुसव्वरी के उम्दा नमूने उतारे जाते हैं उसके लिए सूती कपड़े का इस्तेमाल सबसे बेहतर होता है। गांवों की औरतें और बड़े बूढ़े इस फन को बड़ी उम्दगी के साथ तख्लीकी कालिब में ढालते हुए आज भी देखे जा सकते हैं। आज बिलाशुबा इस मुसव्वरी को पूरी दुनिया में एक अहम इम्तियाज और हैसियत हासिल है और इसके चाहने वालों की तादाद करोड़ों में है। जब एक बार बिहार में बहुत बारिश नहीं हुई, लोगों को खेती पैसे की कमी थी, तो सरकार ने, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड ने लोगों को मदद करने के लिए वहाँ पर अपने डिज़ाइनर्स और अपने कारीगर भेजे। तो लोगों को कागज़ दिया गया, लोगों को कलर्स दिए गए कि तुम दीवार पे ही करते हो, यही तुम कागज़ पे करो और हम इसको शहरों में बेच के आपको कुछ आमदनी का रास्ता मिलेगा। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो एक ट्रेडिशन थी वो एक कला जो कि बेची भी जा सकती है, जो कि आपको जीने के लिए कुछ सस्टेनेंस भी दे सकती है, उसमें बदल गई। मुसव्वरी की रिवायत में बंगाल स्कूल की भी खासी अहमियत है, बल्कि ये कहा जाए तो बिलाशुबा मुबालगा न होगा
के जदीद मुसव्वरी को फ़रोग़ देने में बंगाल स्कूल का रोल बेहद नुमायां है। बंगाल स्कूल में एक कंप्लीट दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, जिससे सब्जेक्ट मैटर, थीम, मीडियम, मटेरियल और चॉइस ऑफ थीम्स एंड व्हाट कुड बी पेंटेड एंड व्हाट कुड नॉट बी पेंटेड भी उसको भी एक नया प्लेटफॉर्म मिला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था, न कि रियलिज्म जो पैरेलल ही इस देश में चल रही है। इसका आगाज अंग्रेजों के ज़माने में हो गया था और 20वीं सदी में खूब फला फूला। इसे हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि अंग्रेज हुक्मरानों ने मुसव्वरी के फन को आगे बढ़ाने में बेहद अहम रोल अदा किया था। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जब हम कहते हैं तो याद करना चाहिए कि भारतवर्ष में बंगाल सर्वप्रथम जो औपनिवेशिक सभ्यता है एवं जो विदेश की जो चित्रकला है उसमें एक्सपोज्ड हुए थे, एवं यहाँ के जो चित्रकार है एवं यहाँ के जो कलाकार है या स्थपति हैं या वास्तुकार है, इन्हें विदेशी शिक्षा के भी एक्सपोजर मिला था। पहली बार हिंदुस्तान में मुसव्वरी को लेकर नए नए तजुर्बात किए गए, जो मगरिबी और हिंदुस्तानी असलूब का मिला जुला रूप था। उस जमाने में जिन मुसव्विरों ने अपनी खास शनाख्त बनाई, उसमें आलमी शोहरत याफ्ता शायर रबींद्रनाथ टैगोर के भतीजे अभिनेंद्रनाथ टैगोर का नाम सबसे नुमाया है। शुरू में उन्होंने यूरोपियन मास्टर्स के ही इन्फ्लुएंस से काम किए, बट बाय 1930s वो उनको छोड़ के ही स्टार्टेड गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय, आई मीन नॉट इन्फ्लुएंस, स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग वर्क जो कि इन्फ्लुएंस हुए फोक पेंटिंग्स, एकदम रूट्स पे चले गए। उन्होंने मुगल असलूब में बहुत उम्दा तस्वीरें बनाईं, जिस पर रूहानियत का रंग गालिब नजर आता है। वो मगरिब की भौंडी नक्काली के सख्त खिलाफ थे और ख़ास तौर पर मगरिबी पेंटिंग में जो मटेरियलिज्म का रंग था उसको नापसंद करते थे। उनकी बनाई मशहूर तरीन पेंटिंग में भारत माता नाम की एक तस्वीर में एक जवान औरत को हिंदू देवियों की शक्ल में पेश किया गया है और उसके चारों हाथों में ऐसी चीज़ें थमाई गई हैं जो कौमी तहरीक के जांबाजों के जज्बात को अयां करते हैं। बाद में उन्होंने जापानी मुसव्विरों के साथ मिलकर भी एक नए असलूब को ईजाद करने की कोशिश की थी, जो हिंदू एशियाई मुसव्विरों की एक उम्दा मिसाल बन सके। उस टाइप का जब आर्ट देखते हैं तो भारत माता के अलग अलग तरह के स्वरूपों की चित्रकारी और नेशनलिस्टिक सब्जेक्ट्स काफ़ी उन्होंने उठाए, और वो नेशनलिस्टिक सब्जेक्ट्स को उठाने का मतलब ये भी था कि एक तरह से अपने देश में, अपनी संस्कृति में एक कॉन्फिडेंस दिखाने की बात थी कि हमको पाश्चात्य संस्कृति वगैरह को के तरफ नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अपना इतना है। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग को फरोग देने में एक बेहद नुमाया नाम एक अंग्रेज अफसर हैवल का है, जो हिंदुस्तान में मगरिबी तर्ज के नए असलूब को लाने में कामयाब हुए। वो 1884 ईस्वी से 1896 ईस्वी तक मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज थे, लेकिन बाद में उनका तबादला बंगाल हो गया था। हालांकि वो ब्रिटिश थे, लेकिन वो हिंदुस्तानी मुसव्वरी में मगरिब की कोरी तकलीद को जायज़ नहीं ठहराते थे। उनके ख्याल में मगरिबी असलूब और हिंदुस्तानी असलूब के बेहतर और खूबसूरत इम्तिजाज से ही एक नए तर्ज की मुसव्वरी की दागबेल डाली जा सकती है।
उन्होंने कलकत्ता में अपने इस नजरिए फिक्र को फरोग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मशहूर फनकार अभिनेंद्र नाथ को अपने साथ जोड़ने में वो कामयाब हुए और उनके साथ मिलकर 10 साल के मुख्तसर से अरसे में ही उन्होंने इस नए तर्ज की मुसव्वरी को पूरी दुनिया में एक शनाख्त दिलाने में कामयाबी हासिल की और इसे बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम दिया गया। उनकी इन कोशिशों के लिए उनके मुआसरीन ने और ख़ास तौर पर उनके अंग्रेज़ साथियों ने उन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन वो अपने नज़रिए से न तो पीछे हटे और न ही उसे फ़रोग़ देने में किसी तरह की सुस्ती व काहिली का मुजाहिरा किया। उनकी कोशिशों से बंगाली मुसव्विरों की एक ऐसी जमात तैयार हो गई जो मुग़ल तर्ज की मुसव्वरी और मगरिबी तर्ज की मुसव्वरी की खूबसूरत आमेज़िश से एक नए असलूब को सामने लाने में कामयाबी हासिल की और बिलाशुबा ये सब काम अजीम मुसव्विर अभिनेंद्र नाथ टैगोर की सरपरस्ती में अंजाम पाया। उन्होंने ज़्यादा प्रोत्साहन दिया इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स को, जैसे काली घाट पेंटिंग्स को, और एक तरह से इट वाज लाइक गोइंग बैक टू द ट्रेडिशनल, कि इसको देखें कि ये कैसे बना है, किसने बनाया है और क्या टेक्निक्स यूज़ की हैं। इंडिजिनियस मटेरियल्स यानी कि जो आसानी से भारत में पाए जाने वाले पेंट्स वगैरह, उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया। 1907 में हैवल और गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की बुनियाद डाली। इसमें 30 ब्रिटिश फनकारों और 5 हिंदुस्तानी फनकारों को शामिल किया गया और इसके डायरेक्टर लॉर्ड कैशनर को मुंतखब किया गया। 1908 में इस तंजीम की कोशिशों से मुसव्विर अभिनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जी.एन. ठाकुर वगैरह की तस्वीरों की एक नुमाइश मुनक्किद की गई। इसकी 8 हलकों में बेहद पजीराई हुई। बंगाल स्कूल में हम देखते हैं कि उब्दुर रहमान चुगताई बाकी आर्टिस्टों के साथ, जहाँ पे नंदलाल बोस हैं, रवींद्रनाथ टैगोर हैं, इनके साथ एक आर्टिस्ट असमत उब्दुर रहमान चुगताई, उनका एक ख़ास अप्रोच था जहाँ पे उन्होंने स्पेशली इस्लामिक ट्रेडिशंस को इनकॉर्पोरेट किया। हालांकि उन्होंने कैलीग्राफी डायरेक्ट नहीं की, मगर उनके काम का जो अंदाज़ था वो कैलीग्राफिक था, जिसको हम कभी कभार अरेबेस्क भी कहते हैं। अरेबेस्क एक ऐसी टर्म है जिसको बाद में मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, कई मॉडर्न वेस्टर्न आर्टिस्ट भी इंस्पायर रहे जो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट वेस्टर्न आर्टिस्ट माने जाते हैं। तो अरेबेस्क इज़ specifically an Arab, a kind of art which has come from the Persian and the Arabic traditions. मगरिबी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में और भी तजुर्बात किए गए, जैसे इसमें दूसरे नए नए असलूब को जगह दी गई, जैसे ट्रांस इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, सेक्युलरिज्म और सरियलिज्म को हिंदुस्तानी मुसव्वरी का अहम जुज़ू बनाया गया। बिलाशुबा हिंदुस्तानी मुसव्वरी की अजीम रिवायत में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की अहमियत को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ना इन फनकारों को फरामोश किया जा सकता है, जिनकी अजीम फ़न्नी और तख्लीकी काविशों की बदौलत इस फ़न को सारी दुनिया में उरूज हासिल हुआ।